हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं का जो समकालीन भारत है भूगोल जो पहला अध्याय है संसाधन है उसके विकास पर हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो संसाधन है उसके विकास यानी संसाधन क्या होता है और उसके जो संसाधन का विकास क्या होता है उस चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन जो कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है, कि क्या बोलते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है हमें वो संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ गहरी भाषा में लिखा गया कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसे बनाने में प्रौद्योगिक उपलब्धता जो हमारे आर्थिक रूप से सांस्कृतिक रूप से मान्य और वे संसाधन हैं। ठीक है, यानी हमारे पर्यावरण में वो जितने भी वस्तु जो हमें उपलब्ध वस्तुओं की पूर्ति कराते हैं वो सब संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से संसाधन दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक एक मानवीय। ठीक है, एक प्राकृतिक एक दूसरा मानवीय। देखिए, प्राकृतिक में क्या कहता है, एक नवीनीकरण योग्य एक अनवीनीकरण योग्य, और मानवीय में एक संचार और संस्थाएं या मात्रक गुणवत्ता। ठीक है, तब यहाँ देख लेते हैं कि संसाधन के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संसाधन प्रकार देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो है नंबर एक है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, उन्हें हम जीव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति प्रजाति, मत्स्य जीवन और पशुधन आदि। यानी जैव संसाधन उसे कहेंगे जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है उन्हें हम जैव संसाधन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में जिन संसाधनों की प्राप्ति हमें जीवमंडल से होती है उसे हम जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे हम मनुष्य, वनस्पति प्रजाति जो है जीवमंडल से प्राप्त होती है, इसकी वजह से इसको हम जैव संसाधन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, वे सारे पदार्थ जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं, ये सब क्या है, अजैव संसाधन हैं। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर होगा कि संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, अजैव संसाधन और अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर। अब जो है सामान्यता के आधार पर देखेंगे तो एक नवीनीकरण युक्त संसाधन होता है। ठीक है, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे हम उन नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः युक्त संसाधन कहा जा सकता है। कि जो है अब ऐसे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, नवीनीकरण योग्य संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नवीनीकरण योग्य संसाधन बोल सकते हैं। दूसरा है इसमें अनवीकरण योग्य संसाधन। देखिए, अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है कि इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इसी प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बनने को लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इनमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं चक्रीय, कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय के बारे में प्रयोग हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामान्यताएं के आधार पर। अब देखिए, इसमें जो है कुछ स्वामित्व के आधार पर भी कुछ संसाधनों को बांटा गया है कि स्वामित्व के आधार पर क्या संसाधनों को कैसे बांटा गया इसमें देखते हैं। एक व्यक्तिगत संसाधन होता है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन देखिए क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं कि संसाधन निजी व्यक्तियों को स्वामित्व भी होते हैं। ठीक है, बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसको बदलने में वे सरकार की लगा चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। ठीक है, मालिक होते हैं। बाग, चारगाह, तालाब और कुआं, जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण है। ठीक है, स्वामित्व मतलब व्यक्तिगत जो संसाधन होते हैं, जैसे आपके पास घर है तो आप खुद घर के खुद मालिक हैं। ठीक है, भूमि है, भूमि आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो यानी खुद क्या मालिक है, तो क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन हो गया जो व्यक्ति का खुद हो। ठीक है, अपने परिवार के संसाधनों की सूची तैयार कीजिए। ठीक है, और मतलब
व्यक्तिगत संसाधन में क्या क्या आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ सामुदायिक स्वामित्व के वाले संसाधन, जो सामुदायिक स्वामित्व वाले जो संसाधन होते हैं वो क्या होता है कि देखते हैं यहाँ क्या होता है कि वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों में उपलब्ध होते हैं। गांव के स्वामिलात भूमि, चारण भूमि, श्याम भूमि, तालाब इत्यादि आदि नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, वहाँ के रहने वाले सभी लोग उपलब्ध हैं, ठीक है। तो क्या गए सामुदायिक स्वात्मिक वाले संसाधन बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि राष्ट्रीय संसाधन में बात करेंगे तो राष्ट्रीय संसाधन में तकनीकी तौर पर हम देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, ठीक है। देश में सभी तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले जितने भी सारे संसाधन हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, बिल्कुल। देश के सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता से हित में अग्रहित कर सकती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सड़क, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार में भूमि अधिग्रहण अधिकार दिया गया है, ठीक है। यानी जो है जितने भी अगर जो है आप देखेंगे कि जितने भी जो सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइन है, वो जो है स्वामित्व संसाधन में होती हैं। लेकिन जो है क्या होता है कि जो है सरकार जो है अपने क्या होता है कि उसमें जो है सरकार क्या कहता है कि अपने भूमि को अधिग्रहण करके अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। भूमि जो है अपने अधिकार में ले सकता है सरकार, ठीक है। तो वो क्या होंगे राष्ट्रीय संसाधन भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि में 12 समुद्री मील महासागरीय क्षेत्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है, ठीक है। तो जितने भी इसमें जो है बताया गया है कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन भूमि और राजनीतिक सीमाएं के अंदर जितनी भी 12 समुद्री मील महासागरीय क्षेत्र जितने भी होते हैं वो सब क्या कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन की संपदा होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद जो है अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है कि देखते हैं हम कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संसाधनों में नियंत्रण करती है। देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी संसाधनों को नियंत्रण करती है, ठीक है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर, ठीक है, से खुले हुए महासागरीय संसाधनों पर पूरे देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी समुद्र से 200 मील की दूरी पर जितने भी खुले महासागरीय हैं उन पर जो है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकार होता है, ठीक है। इनमें जो है कोई देश के अधिकार नहीं, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को बताया गया है कि विकास के स्तर के आधार पर विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कुछ बांटा गया है। देखते हैं आगे। इसमें जो है एक विकसित संविधान आता है कि विकसित संविधान संविधान बोल रहे हैं हम, संसाधन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो है विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संविधान कहलाते हैं, ठीक है। विकसित संविधान किसे कहते हैं, विकसित संसाधन किसे कहते हैं कि विकसित संसाधन जो वे संसाधन जिनके सर्वेक्षण किया जा चुका हो, ठीक है। विकसित संसाधन जिनका जो है सर्वेक्षण किया जा चुका हो और उनका उपयोग गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, उसको हम विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उसके समृद्धता के स्तर पर निर्भर होती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि भंडार क्या होता है। इसमें भंडार बताया गया है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है और परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, तो भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल, 2 गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे आसपास की तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सब भंडारे हैं, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं हम कि संचित कोष क्या होता है। कि अब संचित कोषों के बारे में, ये संसाधन भंडार का एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैदा पर ही हो रहा है। इस पर बांधों में जल वन आज संचित कोष है, इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया संचित कोष। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि इसमें जो है संसाधनों का विकास जो है हमारे वातावरण में संसाधनों का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, कि संसाधनों का विकास कैसे हो रहा है, संसाधनों का विकास देख लेते हैं हम। ठीक है, कि देखिए संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि संसाधन प्रकृति का देन है। ठीक है, बिल्कुल देन है, प्रकृति का देन है। परिणाम स्वरूप मानव का इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। देखिए संसाधनों का उपयोग जो है माना गया है कि प्रकृति का ही देन है, और बिल्कुल है ही, क्योंकि जो है संसाधन प्रकृति का ही देन है। ठीक है, लेकिन इस समय की जो मानव हैं क्या कर रहे हैं कि इसको जो है बहुत ज़्यादा अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, तो इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। उनको देख लेते हैं कुछ क्या क्या समस्याएं। कुछ व्यक्तियों को लालचवंश संसाधन का हास्य है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता है, लालच है। ठीक है, देखिए संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ आए हैं, जैसे जिससे समाज के दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर गरीब में बट गया है। ठीक है, देखिए जिसके पास ज़्यादा संसाधन वो अमीर होगा, जिसके पास संसाधन कम हो वो गरीब होगा। बिल्कुल, तो जो है ये बांट दिया गया संसाधनों की कमी से। ठीक है, क्या होता है यहाँ देख लेंगे कि भारत में संसाधन का नियोजन हो रहा है। कि भारत में संसाधन का नियोजन इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और जिसमें निम्नलिखित सोपान है। जैसे देश ए में देखेंगे, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना है। इस कार्य को क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना है और संसाधनों की गुणात्मक अनुमान लगाना है, मापक करना है। ठीक है, नियोजन बताया गया है कि संसाधन के नियोजन में। ठीक है, चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं संसाधन नियोजन क्या होता है। ठीक है, संसाधन नियोजन आप लोगों को समझ आ रहा है ना सब, जितने हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए संसाधन नियोजन क्या होता है कि संसाधन नियोजन में कि संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नियोजन सर्वमान्य रणनीति। इसीलिए भारत में जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है, और यह और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरफ संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरी तरफ संसाधनों की कमी भी है। ठीक है, कमी भी है। कुछ प्रदेश में भी जो संसाधन की उपलब्धता से संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार है। ठीक है, तो क्या होता है कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि नियोजन मतलब कि जो है कहीं कहीं प्रदेशों में भारत जैसे देशों में आप देखेंगे तो वहाँ जो है कहीं कहीं संसाधन की प्रचुर भंडार है, तो कहीं कहीं अत्यधिक कमी है। तो वही क्षेत्र बताया गया है कि यहाँ जो है क्षेत्रों के नाम भी बताया गया है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्रांतों में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का बहुव्यापक है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। ठीक है, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों के अलग अलग पड़ता है। यहाँ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रदेशीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन का नियोजन आवश्यक है। ठीक है, नियोजन मतलब क्या होता है कि जहाँ संसाधन कमी हो वहाँ पहुँचाना, मतलब पूर्ति करना। ठीक है, उसी को नियोजन बोल देंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, तो संसाधन जो है अब जो है कई प्रांतों में अलग अलग संसाधन की कमी है। कहीं जो है खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो कहीं जो है
जल संसाधन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो कहीं कहीं अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संसाधनों की कमी है, तो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि उपनिवेशों देशों के बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया तथा अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास का भी योगदान दे सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश की मतलब विकास का योगदान जो है सबसे पहले संसाधन है। जिस प्रदेश में ज़्यादा संसाधन की मतलब संसाधन होंगे वो देश जो है प्रदेश जो है विकास करेगा। ठीक है, विकास करेगा, डेफिनेटली विकास करेगा। ठीक है, विकास करेगा। क्या होता है कि जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं तो उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत के इन सबका अनुभव किया है। अतः भारत का विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का योगदान हो रहा है। ठीक है, अब देखिए संसाधन का सर्वेक्षण भी यहाँ बताया गया, सर्वेक्षण किया गया है संसाधनों का। ठीक है, संसाधनों का सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि संसाधन किसी भी तरह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल निभाता है भाई, क्योंकि जो है जितने भी संसाधन होते हैं वो विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन को विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकते हैं। इन समस्याओं को बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का सर्वेक्षण आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है कि जो है संसाधनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनका सर्वेक्षण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए भूतकाल में ही संसाधनों का सर्वेक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों ने चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के सर्वेक्षण पर अपनी चिंता इस शब्दों में व्यक्त की थी। देखिए गांधी जी ने भी कुछ शब्द यहाँ बताए थे कि संसाधनों को सर्वेक्षण पर उनके शब्द, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये शब्द महात्मा गांधी द्वारा बताया गया है। इनके अनुसार कि विश्व स्तर पर संसाधन हास्य के लिए लालची और स्वामित्व व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रयुक्त जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध है और इसके स्थान पर बड़े अधिक जन समुदाय का उत्पाद का पक्षधर थे। ठीक है, तो ये गांधी जी के कुछ शब्द थे जो संसाधन सर्वेक्षण पर बताए थे। ठीक है, अगला क्या है कि अब भू संसाधन क्या होता है। ठीक है, भू संसाधन, ठीक है, यानी भू मतलब जो आप देख रहे हैं कि भूमि से रिलेटेड कुछ आ रहा है। ठीक है, तो भू संसाधन में क्या आएगा कि देखिए हम भूमि पर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, और इस पर हम अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल है, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था भूमि पर ही होती है। बिल्कुल होती है कि जितने भी क्रियाएं होती है सब भूमि पर ही होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि क्रियाएं, परिवहन, संचार आज भूमि पर आधारित हैं, परंतु भूमि की सीमित संसाधन, इसीलिए उपलब्ध भूमि के उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बाबू। ठीक है, ठीक है, आप किताबों को जितने हम पढ़ा रहे हैं आप किताबों को बस रीड करते जाइए, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में भूमि की विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप आदि लगभग 33% भू क्षेत्र पर मैदान पर है, जो कि कृषि के उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक। पर्वत भू क्षेत्र में 30% भाग विस्तृत है और वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रभाव से सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण। देश के क्षेत्रफल में लगभग 27% पठारी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में खनिज, जीवाश्म ईंधन आज का औपचारिक कोष है। ठीक है,
यानी जो है जो भू संसाधन पर है जो है अनेक प्रकार के जो भू क्षेत्र हैं उनमें जो है 33% जो है क्या बताया गया है कि भू क्षेत्र का मैदान है। पूरे भारत में जो है जो भू पठार मैदान आदि द्वीपें पाए जाती हैं सिर्फ 43%। ठीक है, तो ये जो है विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, पर्यटन के लिए भी। ठीक है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में क्या बताया गया है कि यहाँ देखिए जो है सिर्फ 43 जो % है वो सिर्फ भू क्षेत्र वाले मैदान हैं, और जो बाकी 35% है 37% जो है 37 जो है पठार है, और बाकी जो है 30% जो है पर्वत माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है भू का उपयोग यहाँ दिया गया है, उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आप जो है किताबों को रीड कर लीजिएगा पूरा कंप्लीट। देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि मृदा संसाधन। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी होती है ना, मृदा मतलब मिट्टी होती है। तो मृदा संसाधन क्या होता है? ठीक है, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और ये पौधों के विकास के माध्यम से है जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा में एक जीवन तंत्र है जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा में बनने से होती है। ठीक है, देखिए जो मृदा है वो मृदा यहाँ जो है 3 पार्ट में बांटा गया था। मृदा को 3 हम पार्टों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हैं 3 पार्ट में हम मृदा को बांट सकते हैं। जो ऊपर जो है हम परत बोल सकते हैं, जो भूपट्टी बोल सकते हैं, और जो बीच में जो चट्टानें जो मेटल टाइप की होती है, और नीचे जो आखिरी जो कोर होता है। ठीक है, अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। ठीक है, नीचे जो कोर होता है मिट्टी की। ठीक है, तो यहाँ कुछ दिया गया है कि आप मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, मृदाओं का वर्गीकरण क्या होता है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृति जलवायु वनस्पति पाई जाती है। इसी के कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित है। जैसे जलोढ़ मृदा क्या होता है कि जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा है विस्तृत रूप से फैली हुई है, और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, और यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्रों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गए रिपेचिस से बनी है। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ये सक्रिय गलियारों द्वारा यह मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि डेल्टे के जलोढ़ मृदा से बने हैं। ठीक है, तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट आदि मृदा विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदियों में मुहाने पर घाटी ऊपर की ओर जाते हैं मृदा का आकार बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ मृदा के प्रकार दिए गए हैं, भारत के मृदा के प्रकार। ठीक है, इलाके बताया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, ऊपर का जो पर्वतीय क्षेत्र ये जो है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर्वतीय क्षेत्र जो ये सब क्या है पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, और जो है जलोढ़ मृदा वाले जितने भी जलोढ़ मृदा हैं वो कितने हैं, ये जो जितने भी ये ग्रीन कलर के हैं ये सब क्या कहलाएंगे जलोढ़ मृदा कहलाएंगे। ठीक है, ये सब जलोढ़ मृदा हैं ऊपर के। यहाँ हमारा जो हम उत्तर प्रदेश भी इसी में आता है। ठीक है, ये सब जलोढ़ मृदा हैं। उसके बाद जो है लाल और पीली मिट्टी, यानी जो है जितने भी ये ऑरेंज कलर की जितने भी लाइनें हैं ये सब क्या कहलाएंगे लाल और पीली मिट्टी के क्षेत्र वाले इलाके हैं। और काली मिट्टी, और ये जो है देख सकते हैं आप काली मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, यहाँ बीच में छोटी छोटी लेटराइट मिट्टी, और शुष्क मिट्टी जो है भारत के यहाँ इन क्षेत्रों में पंजाब वाले क्षेत्रों में शुष्क मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप देखते हैं यहाँ काली मृदा के बारे में। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? काली मृदा का रंग काला होता है। ठीक है, और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जा सकता है। ठीक है, इन्हें रेगर मृदा भी कह सकते हैं। काली मृदा पर कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यानी जो काली मृदा होते हैं उस पर जो है कपास की खेती ऊँची समझी जाती है, ज़्यादा होती है। ठीक है,
और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु में जनक सेलों में काली मृदा के बनने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार काली मृदा दक्कन के पठार मेलसार क्षेत्र पर पश्चिम भागों में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है और जनक सेलों से बनी है। ठीक है, जो काली से जनक सेलों से बनी है, ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पठार में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी कृष्ण नदियों से आदि घाटी तक फैली है। ठीक है, जो काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा बहुत महीने कणों के मिश्रण से बनी है। इनका नवीकरण धारण करने के लिए क्षमता से बहुत कम होती है। इसके अलावा मृदा को कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने आदि पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म शुष्क मौसम की मृदा गहरी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, पड़ जाती है, जिनमें से अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाते हैं। गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है और जोतने में मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले ही बौछार में शुरू की जाती है। ठीक है, जो काली मृदा होती है। ठीक है, उसमें दरारें आप देखते होंगे कि तालाबों के किनारे जो काली छोटी छोटी मृदा होती है, उसमें वो मिट्टी जो है फट जाती है। ठीक है, और जो है इसमें गीली होने पर चिपकी टाइप होती है। चलिए, ये बताना जरूरत नहीं है, आप समझेंगे काली मृदा के बारे में। एक मतलब काली जो मिट्टी बोल सकते हैं इसको। देखिए, इसका अगला है कि लाल और पीली मृदा। ठीक है, लाल और पीली मृदा क्या होता है कि लाल और पीली मृदा में लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है, लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र पर छोर पर पश्चिम घाट पर पद पर पाई जाती है। इन मृदा को लाल रंग अवेशदार अग्नाशय या रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रयास के कारण होता है। इसका पीला रंग जलयोजन के कारण से होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि लेटराइट मृदा क्या होता है। कि लेटराइट मृदा के बारे में। ठीक है, लेटराइट मृदा क्या होता है कि जो है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा से लेटर शब्द से लिया गया। इसका अर्थ होता है कि ईंट। लेटराइट मृदा निर्माण उत्तोष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में के बाद भारत में आगे के कारण से होता है। यह भारत में वर्षा के अत्यधिक निरीक्षण का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी अम्लीय होती है, जिसमें सामान्यतः पौधे का पोषक तत्व की कमी से होता है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम घाट क्षेत्र में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कुछ भागों में तथा उत्तरी प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक है, और यह मिट्टी के पर्वतीय दशाबहार वन में मिलती है या वह मानसून पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति में अर्धशुष्क होता है। ठीक है, तो ये जो है आप मृदा के जितने भी मिट्टी हैं, मृदा है, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और किताबों जितना है आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चनों पे बात करते हैं कि यहाँ जो है यहाँ कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में जरूर। उसके बाद जो है ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण किसके कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है निम्नलिखित में किस प्रकार का सीढ़ीदार सोपान खेती होती है। ठीक है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद जो है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप किताबें आप जितने भी आप टॉपिक हम जितने भी पॉइंट पढ़ाएं आपको समझ आया होगा। ठीक है,